तो ये सब कर्म योगी हैं। माननीय चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, ये सब कर्म योगी हैं। राहुल जी की यात्रा से भारत के जुड़ने न जुड़ने का इस प्रकार की कोई बात ही नहीं जी। वो मोहब्बत की दुकान बताते हैं और समर्थन करते हैं हमास का। राहुल जी के क्या बोलते हैं वो एक बार, दूसरी बार क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। अब आजकल उन्होंने जो हमारी जाति जनगणना है उस पे बड़ा जोर दिया हुआ है। पता नहीं किसने उनको क्या थ्योरी समझा दी। हेलो दोस्तों, क्यों घंटी बजी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर अनिल अग्रवाल साहब, जो कि मेंबर पार्लियामेंट गाजियाबाद थे और राज्यसभा के मेंबर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब। भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब। सर सबसे पहले तो ये शुरू करेंगे, बाकी दो बातें होती रहेंगी गपशप। ये राज्यसभा का क्या मामला था, कैसे सीट निकाली आपने? ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट बॉल पे जो 6 मारता है, सेकंड प्रेफरेंशियल वोट, वो बताइए सर। नहीं, देखिए, इट वाज वेरी क्लियर और सभी लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीते और इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई मैजिक नहीं था। इसमें कैलकुलेशन था सेकंड प्रेफरेंस के वोट का, जो लोग नहीं करते हैं जी। दूसरा, जो कुछ इंडिपेंडेंट थे और हमारे जो श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ और हमारे जो समाजवादी पार्टी में मित्र थे और जो उनकी नीतियों से परेशान थे, उन लोगों ने मुझे वोट किया एंड रेस्ट ऑल इज द हिस्ट्री। कमाल है सर। अभी आपने कहा कि सभी लोग चाहते थे, वो सभी लोग में कौन कौन आता? नहीं, देखिए, कुछ तो पार्टी के अपने थे ही, फिर उसके बाद जो उस समय लगभग 4-5 मेंबर इंडिपेंडेंट थे, एक राष्ट्रीय लोक दल में थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर राजा भैया के 2 वोट थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कुछ कांग्रेस में मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बीएसपी में मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी में मेंबर थे कुछ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्या बात है। एंड आई गोट द हाईएस्ट वोट इन दैट पर्टिकुलर इन 2018 में। सबसे ज्यादा फाइनल वोट मेरे पास थे। सर तो ये कह सकते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सबने आपसे दोस्ती निभा ली। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उस दोस्ती को आज भी बखूबी निभा रहा हूँ और हम सब मिलके निभा रहे हैं। और भारत की प्रगति में ये दोस्ती बहुत जरूरी है, सहायक सिद्ध हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, इस बात से लगता है कि आप काफी लोकप्रिय हैं हम सभी में। हाँ, मेरा सब लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता है और पार्टी शायद इस चीज को बखूबी समझती थी, तभी उन्होंने मुझे, जो एक सीट ऐसी थी जिसपे हमारे पार्टी के क्लियर एमएलए नहीं थे, बट उन्होंने मेरी इस दोस्ती को पहचाना और मुझे सीट दी और मैंने इस पे जीत हासिल की। डॉक्टर साहब, तो आप हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं आपकी बैकग्राउंड से, कि आपने क्या बचपन में सोचा था कि आगे जाके पॉलिटिशियन बनना है, सफेद कुर्ता पजामा पहन के लीडरशिप करनी है? क्या क्या विचार था आपके पीछे? क्या बैकग्राउंड है? नहीं, मुझे ऐसा क्लियर नहीं था कि लीडरशिप करनी है, बट मुझे ये बड़ा स्पष्ट था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, देश की सेवा करनी है और मेरा कैरियर बड़ा डिफरेंट है। मैंने 1984-85 में मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब किया, फिर गवर्नमेंट जॉब मैंने रिजाइन किया, फिर मैं बिजनेस में आया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू किए, उसके बाद में पॉलिटिक्स में आया। तो आपको ये नहीं लगता था कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है या आप जो बिजनेस करते थे या जो सरकारी नौकरी आपने की, देश की सेवा तो उसकी उस तरह से भी की जा सकती थी? ये फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का क्या मतलब रहा? क्या सोच रही है उसकी? यस, आई विल एक्सप्लेन। जब आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपका दायरा बहुत सीमित होता है, एंड सेम विद द बिजनेस। लेकिन जब आप देश की पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो पॉलिसी आप बनती है उसमें आपका योगदान होता है, उसमें आपका सजेशन होता है, तो आप पब्लिक एट लार्ज की सेवा कर पाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
परफेक्ट। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं अग्रवाल साहब कि आरएसएस से आपका बहुत पुराना नाता है, राष्ट्रीय जी। स्वयंसेवक संघ, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कि हाउ डिड द जर्नी बिगिन विद द आरएसएस एंड टेल अस समथिंग मोर अबाउट द आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के बारे में लोगों को कई मिथ्या भी होती है, कंसेप्शंस भी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में दिक्कतें होती है कि व्हाट इज द आरएसएस ऑल अबाउट। और इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, उसमें आपकी क्या ड्यूटीज रही, आपके जिम्मे क्या आया कि आपको ये करना है उसके तहत? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा स्वयंसेवी संस्थान है, एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो देश के लिए बहुत हितकारी है। और जहां जहां भी आप देखिए, अगर कहीं आपदा आती है, सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पहुंचते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की, भारत माता की सेवा के लिए जो उसके संगठन के सदस्य हैं, उन्हें प्रेरित करता है और समाज में भी एक ऐसा माहौल बनाता है कि आपके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के बारे में जो कुछ मिथ्याएं हैं, मैं उनको भी स्पष्ट करना चाहता हूं। जी। हम हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दूसरे धर्मों का अनादर करते हैं। मेरी पूजा पद्धति एक तरह की है, आपकी एक अलग तरह की है, आपकी एक अलग तरीके है। आप अपनी पूजा पद्धति से भगवान की प्रार्थना करिए, आप अपने से करिए, मैं अपने से कर रहा हूं। एक दूसरे में इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम समभाव से रहें, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कुछ धर्म ऐसे हैं जो ये सिखाते हैं कि हमारे धर्म के अलावा कोई और धर्म ठीक नहीं है, इसके अलावा किसी को भी दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। तो जब ये सब चीजें किसी धर्म में सिखाई जाती हैं, तब समस्या होती है। और हिंदू तो इतनी ज्यादा टॉलरेंट एक धर्म है। हमारे यहाँ तो चींटी भी अगर मर जाए तो ये लगता है कि अरे भाई क्यों हो गया, आपने देखा होगा, मुझे नहीं मालूम कनाडा में, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग जो चींटी होती है उसको भी चीनी, मतलब जो एक वो चीनी क्रश करके डालते हैं और आटा देते हैं। और पशु पक्षियों को भी, गाय माता को रोटी देते हैं, कुत्ते को। हमारे यहाँ तो संस्कृति है कि गाय के लिए भी घर में से निकलनी चाहिए रोटी, कुत्ते के लिए भी निकलनी चाहिए, सबके लिए। तो हम तो जीव जंतु सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, सबके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं। तो हिंदू एक ऐसा धर्म है, हिंदुत्व एक ऐसी पद्धति है जो सबको साथ लेके चलने की प्रेरणा देता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी जी जी। अच्छा, डॉक्टर अग्रवाल ये बताएं कि जो HRIT इंस्टीट्यूट्स थे आपके, तो इसका शुरुआत आपके कैसे माइंड में आई, इसके बारे में बताएं कि अच्छा खासा कैसे आपने इसको डेवलप किया। जाना माना एक इंस्टीट्यूट है, और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या डिग्रीज दी जाती हैं, क्या क्या? जी, मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली H और R जो हैं, ये मेरे मदर फादर के इनिशियल्स हैं। मेरे फादर का नाम स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र अग्रवाल, माता जी का नाम श्रीमती रामकली देवी अग्रवाल। तो दोनों के नाम HR से ये बना। वर्तमान में वहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, मास्टर्स भी है। फार्मेसी पढ़ा रहे हैं, जिसमें अगेन डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स। हम मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, BBA, MBA दोनों पढ़ा रहे हैं। लॉ ग्रेजुएशन हम लोग करा रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करा रहे हैं। होटल मैनेजमेंट करा रहे हैं, जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और उसी के साथ हम लोगों ने 10+2 की एजुकेशन के लिए भी दिल्ली पब्लिक स्कूल HRIT कैंपस शुरू किया हुआ है। तो हम लोग नर्सरी KG से लेके PG तक की पढ़ाई करा रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है और बहुत जल्दी HRIT विल बी द यूनिवर्सिटी स्टेट। is it going to be a deemed university? No, it will be the state university. State university. अच्छा, state university. डॉक्टर साहब, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट आपका काम कर रहा था, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया म्यूजिक अपने एजुकेशन के फील्ड में।
और आपने वो सब को साइड में करके आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। जो सोच थी पॉलिटिक्स में आने की, ये सब छोड़ के जिस वजह से आप पॉलिटिक्स में आए, उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए? नहीं, देखिए, मैं पिछले 5.5 साल से मेंबर पार्लियामेंट हूँ और मुझे गर्व है कि मैं उन महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहा जिस पे हर भारतीय को गर्व होता है। धारा 35 से 370 हटी, मैं उसमें स्वयं साक्षी था, उसका हिस्सा था। मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक की एक तलवार लटकी रहती थी, उसके निर्णय में मैंने खुद अपना वोट किया। ऐसे 370 में मैंने वोट किया। बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिसमें मैंने वोट करके देश की दशा और दिशा जो इम्प्रूव हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका और उसमें अपना मैंने सहयोग दिया। बहुत बढ़िया सर, मैं 2 सवाल जोड़ के आ रहा हूं। आप गाजियाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, और कुछ योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताएं कि व्हाट इज हिज पर्सनालिटी, क्या करिश्मा है, कुछ इन दोनों को जोड़ के बताएं सर। यूपी लॉ एंड ऑर्डर एंड योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, आप जो लॉ एंड ऑर्डर का आपने क्वेश्चन किया है बड़ा महत्वपूर्ण है, बट ये क्वेश्चन जो रेलिवेंट था ये 2017 तक था। उत्तर प्रदेश की वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे लगता है पहले 15 दिन में ही पूरे प्रशासन को, पूरी पुलिस को मैसेज क्लियर था। और आज उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बड़ा क्लियर है माननीय योगी जी का कि बदमाश की जगह सोसाइटी में नहीं है, या तो भगवान के यहाँ है या तो जेल में है। और वो इस चीज पे बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। और कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिसी में बड़ा क्लियर है। आप देखिए, जो बड़े बड़े माफिया थे हमारे यहाँ, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया। आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। जी, उन जगहों को समतल किया गया। वहां पे गरीबों के लिए मकान बनवाए गए, उनको अलॉट किए गए। और आज वो जनता जो त्रस्त थी उन सब माफियाओं से, उन यूपी गवर्नमेंट के बनवाए हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान है, मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग है, उसमें अपने परिवार के साथ सुखी रह रहे हैं। और किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि वो उनको देख ले। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवेज हैं, लगभग हर जिले में। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट 5 उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। और लगभग उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 12 या 14 एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। और मुझे लगता है विद इन ए ईयर ये संख्या 20-22 तक हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में जो पहले लगता था बिजली की बड़ी समस्या थी, 24 घंटे बिजली मिल रही है। उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी फरवरी माह में इन्वेस्टमेंट समिट हुई, लगभग 35,000 लाख करोड़ के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स मिले। माननीय योगी जी खुद मॉनिटर करते हैं कि जो इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस सब के पीछे जो एक बहुत बड़ी ताकत है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो हर समय कार्यकर्ताओं के लिए, सीएम्स के लिए, माननीय विधायकों के लिए, माननीय सांसदों के लिए अवेलेबल रहते हैं। और उनका निरंतर हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चेंज देते हैं कि कुछ राज्यों में बीजेपी की हार हुई, जहां जहां लगा, उसके क्या वजूहात रहे, क्या वजह रही, क्या हमें आपको लगता है कि भाई बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी जैसे कर्नाटका और हिमाचल में हुआ, मतलब और भी 1-2 जगह जहां पर भी ये हुआ, क्या उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, एक तो क्या है, लोगों को लगता है जब सरकार चलती है ना, तो लगता है कि एक जैसे मानसिकता होती है चेंज की। एक तो वो कई बार काम करती है,
दूसरा, जितनी सशक्त लीडरशिप माननीय मोदी जी की है उतनी बहुत सारी स्टेट्स में हम नहीं दे पाए। हमारा कंपटीशन आज हमसे स्वयं से है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो बाकी जनता देखती है वो ये देखती है कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं उसी प्रकार से काम स्टेट में हो। लेकिन मोदी जी तो पूरे विश्व में अपने आप में एक अकेले हैं, उस प्रकार का महामानव रोज नहीं होता है। और जिस प्रकार से वो साधना करके तप करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कई बार बाकी सीएम्स उस लेवल पे काम नहीं कर पाते और उनका कंपैरिजन अगर जनता ने माननीय मोदी जी से कर दिया तो दिक्कत है। अब जैसे हिमाचल है, हिमाचल में जो हम लोग हारे 0.06%, द टोटल डिफरेंस वाज ऑफ 31,000 और 34,000 ओनली इन द टोटल नंबर वोट्स। यस इट वाज, मतलब बहुत नैरो मार्जिन था। कर्नाटक में स्टेट गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियां ठीक से नहीं बता पाई और कांग्रेस ने, राहुल जी ने एक झूठे वादे किए जो अब वहां की जनता को समझ में आ रहे हैं। कर्नाटक में बहुत, इस छोटे से स्पैन में बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और मैं एक चीज और बताऊंगा आप, जी जी, पिछले बार जब 2018 में कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन वहां पे भी जब 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां हम लोग 100% लोकसभा की सीटें जीते। राजस्थान में 100% हम लोकसभा की सीटें जीते। कर्नाटक में उस समय कांग्रेस लेड सरकार बनी थी, बट वहां हम 100% लगभग 2 सीटें नहीं मिली थी, बाकी 3 सब मिली हमको। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बनी, बट लोकसभा में सारी सीटें मिली। तो कई बार स्टेट लीडरशिप अपना काम नहीं समझा पाती है, तो इस तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन आज भी अधिकांश स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी हर सरकार के काम का रिव्यू करते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं और हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। और निश्चित रूप से आज भारत की जनता उन पर भरोसा करती है। रादर मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया उन पर भरोसा करती है। डॉक्टर साहब, जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस भारत जोड़ो से ये भारत कितना जुड़ा और बीजेपी को कितना फायदा और नुकसान हुआ? राहुल जी हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं जिन्होंने पब्लिकली ये नारे लगाए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखिए, आपकी हंसी ने आधा काम कर दिया। आगे सही कह रहे हैं आप, अमरजीत सही बोले यार। अब बाकी काम आपकी हंसी ने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सर। नहीं सर, कुछ विस्तार से बताएं कि कुछ इफेक्ट होगा भारत जोड़ो का। और इससे एक सवाल पूछता हूँ कि प्रेडिक्शन क्या है आपकी? इससे अभी 3-4 और आप पे सवाल दागते हैं कि एक तो भारत जोड़ो जो अमरजीत भाई का सवाल था कि क्या असर हुआ या नहीं हुआ, हंसी तो खैर एक हंसी मजाक की बात होगी। ऑन अ सीरियस नोट, प्रेडिक्शन फॉर 2024 एंड राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, राहुल जी की यात्रा से भारत के जुड़ने ना जुड़ने का इस प्रकार की कोई बात ही नहीं जी। वो मोहब्बत की दुकान बताते हैं और समर्थन करते हैं हमास का। जो आदमी आतंकी संगठन का समर्थन करता हो वो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा कैसे कर सकता है? नहीं सर, ये कब हुआ? इन्होंने कब समर्थन किया हमास का? नहीं, कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है साहब। अच्छा, आप देखिए। ओके, हाँ, अच्छा। हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा इस समय एक ट्रेंड कर रहा है। हाँ जी। माननीय मोदी जी ने जब G20 की बैठक हुई थी तो देखा होगा उनके सामने प्लेट लगी थी भारत। करेक्ट। तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ चल रहा है कि जो लोग भारत के समर्थक हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और जो इंडिया का समर्थन करते हैं वो हमास का समर्थन। अच्छा, नॉट बैड। डॉक्टर साहब, यहाँ रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मोदी साहब से पहले ही शायद राहुल जी को ये आभास हो गया कि ये भारत
जोड़ो का नाम भारत जोड़ो रखा उन्होंने, इंडिया से हटा के, इंडिया जोड़ो से हटा के भारत जोड़ो उन्होंने शायद रखा शुरू किया, ऐसा तो नहीं? यस, वो उनको ये लगता है, उन्होंने भारत जोड़ो कहा था, मोदी जी ने भारत एक्चुअली को कर दिया जोड़। आज आप देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान की आर्थिक सामाजिक प्रगति हुई है। G20 की बैठकें पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर बड़े सिटी में हुई हैं, कश्मीर में हुई। इस बार मैं आपको बताऊं, पता नहीं बाहर क्या प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, कश्मीर में हाईएस्ट टूरिस्ट पहुंचा है। हाँ, सुनने में आया था, ये सुनने में आया था। हाँ, लाखों में वहां की जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, वहां रोड कनेक्टिविटी बेटर हो गई है, वहां इलेक्ट्रिसिटी बेटर हो गई है। 89 के बाद इस बार पहली दफा वहां जो मुस्लिम धर्म के लोग अपना जो वो करबला का जो वो निकालते हैं जुलूस, जो हमारे सिया भाई हैं, पहली दफा निकला 89 के बाद। इतने साल से वहां समझ सकते हैं कि कोई सरकार सिया भाइयों का जो जुलूस निकलता है उसको नहीं निकाल पाई थी। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई तभी तो ये जुलूस निकल पाया ना। तो हर जगह भारत जुड़ा हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी हमारे चूंकि संसद सदस्य दोबारा हो गए हैं, वो ऐसे लोगों के साथ नजर आते हैं कि जो हमेशा भारत के प्रगति की विपरीत सोचते हैं, भारत की हर जगह बदनामी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ राहुल जी नजर आते हैं। राहुल जी के क्या बोलते हैं वो एक बार, दूसरी बार क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। अब आजकल उन्होंने जो हमारी जाति जनगणना है उस पर बड़ा जोर दिया हुआ है, पता नहीं किसने उनको क्या थ्योरी समझा दी। राहुल गांधी जी का, श्रीमान राजीव गांधी जी का, पूरे उनके परिवार का स्टैंड ये रहा है कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो राहुल जी एक्चुअली बहुत ज्यादा हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। कायदे से उनको ईमानदारी के साथ जनता की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए तो शायद कुछ रास्ता मिले। अब वो क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे, कुलियों के साथ बैठेंगे, फोटो सेशन कराएंगे। कारपेंटर के साथ 1 घंटे के लिए चले जाएंगे, फोटो सेशन कराएंगे। खेत में चले जाएंगे, जुते हुए खेत में ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो सेशन कराएंगे। इन सब चीजों को देश की जनता बहुत समझने लगी है। आज घर घर तक सूचना तंत्र इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, प्राइवेट चैनलों के माध्यम से इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज हर चीज जो है ना भाई साहब, सबको मालूम है। कोई रिएक्ट करता है, कोई नहीं रिएक्ट करता, और जो रिएक्शन एक्चुअल जनता का आता है वो वोट के माध्यम से आता है, जिसमें 85 के बाद पहली दफा माननीय मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हुई। ये जनता का रिएक्शन आता है। 2014 में जो सीटें मिली, 2019 में उससे ज्यादा मिलेगी। और मैं आपके चैनल पे मजबूती के साथ ये कहता हूँ और तार्किक ढंग से मैं समझा सकता हूँ, 2024 में 2019 से ज्यादा सीटें मिलेगी। चलिए, ये तो सवाल का मेरा जवाब दे दिया वर्जित भाई। तो आप ये कह रहे हैं 2024 मिस्टर मोदी इज बैक? Sure, there is no doubt about it. अच्छा, there is no doubt about it. डॉक्टर साहब, बीजेपी के सीनियर लीडर 4 राज्यों के राज्यपाल रहे जनाब सत्यपाल मलिक का टाइम टू टाइम दोषारोपण या ब्लास्ट करते रहना बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के अपने हमारे लीडर मोदी साहब के ऊपर, वो उसको आप किस ढंग से देखते हैं? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे उसके ऊपर? मुझे लगता है वो व्यक्तिगत रूप से कुछ और चाहते थे पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां जिस व्यक्ति की जितनी काबिलियत होती है उसके हिसाब से उसे दायित्व दिया जाता है। गवर्नर बनने के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जनरली गवर्नर बनने के बाद लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को साबित कर दिया है कि वो उन बड़े पदों के लायक नहीं थे। इसी प्रकार से वो इसमें
अपने वक्तव्य दे रहे हैं और ये उनकी निराशा हताशा है जो इस प्रकार का दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनको सम्मान दिया, इससे पहले वो कभी इसके आसपास भी पदों पे नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्होंने गवर्नर बनाया और कई स्टेट्स के गवर्नर हो रहे। तो उन्होंने जो अपना स्टैंड लिया उसको किसी भी प्रकार से ना राजनीति में ना सामाजिक जीवन में उचित नहीं कहा जा सकता। मुझे अमरजीत भाई एक सेकेंड, अरे मैं शेर भूल जाऊंगा। अच्छा, उनकी याद में शेर मुझे याद है कि कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कोई तो बात हुई होगी, सही बात है। जैसा कि आप मैंने बताया ना, शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, जो पार्टी को लगा वो उसके काबिल नहीं है, तो इसलिए वो इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। हाँ, वैसे अमरजीत, यूर एन एस्ट्रोलॉजर यार। मैंने ये सवाल पूछना था सर से और आपने पहले चोरी कर दिया। मेरे मन की बात आने वाली थी इस पे। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। मन की बात सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, तो 24 की भी बात होगी, मोदी जी की भी बात होगी। सर, अमित शाह जी की जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बड़े कड़क हैं। आप बताएं कि ये जो तालमेल कैसे बैठता है मोदी जी का, अमित शाह जी का और पूरे आपकी पार्टी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं कुछ। एक मिनट, मोदी साहब गुजरात से हैं, शाह जी भी गुजरात से हैं, तो ये उनकी वजह से उनका तालमेल अच्छा बैठता है या इनकी व्यक्तिगत जो सोच है वो आपस में तालमेल खाती है? देखिए, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का व्यक्तित्व किसी एक राज्य के होने से डिफाइन नहीं किया जा सकता। दोनों बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आज भारतीय जनता पार्टी जो गौरवशाली काल में प्रवेश की है, उसमें हमारे दोनों शीर्ष नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप समझिए कि दोनों के दोनों नेता 19 घंटे 20 घंटे लगातार काम करते हैं और ये एक दो दिन नहीं, निरंतर। It's a very tough thing to do. ये बहुत टफ है, बहुत है। दोनों में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माननीय मोदी जी जिस चीज को सोचते हैं उसका एग्जीक्यूशन जमीन पे माननीय अमित शाह जी करके दिखा देते हैं। माननीय अमित शाह जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए लोगों को टफ लगता है। लेकिन वो जितना स्ट्रॉन्ग विल है, जितना वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, एक मेरे मित्र हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लगभग 3-3.5 वर्ष पूर्व उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। माननीय अमित शाह जी को पता लगा, इमीडिएट उनको हॉस्पिटलाइज कराया, उनको कहा भाई आप चिंता मत करना, पूरे परिवार का ध्यान रखा, उनका पूरा इलाज कराया। और मतलब वो चूंकि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, पूरा इलाज पार्टी से करवाया उन्होंने। तो वो जो समर्पित कार्यकर्ता है ना, उनके लिए वो ही इज लाइक फादरली फिगर, और वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। आप देखिए कि मतलब उनका जो काम करने का तरीका है ना, मुझे 35 से 370 कोई और गृह मंत्री होता शायद उतना आसान नहीं होता। अच्छा, अग्रवाल साहब एक चीज बताएं, ये पॉलिटिक्स तो है, आपको वॉलीबॉल इतनी अच्छी क्यों लगती है सर? आपको खेलना अच्छा लगता है या किक मारना अच्छा लगता है? नहीं, वॉलीबॉल तो हाथ से खेलते भाई। आप अध्यक्ष हैं सर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के? एक्चुअली मेरा योगा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है और मुझे लगता है एक अच्छा खिलाड़ी राजनीति में बेहतर करता है, एक अच्छा योगी राजनीति में बेहतर करता है। जो स्पोर्ट्स और योगा है ये आपको कंसंट्रेशन आपकी बढ़ाता है, फोकस्ड आपकी वर्किंग करता है। अगर फेल्योर है तो उससे भी बाउंस बैक कैसे करना है ये सिखाता। तो निश्चित रूप से ये दोनों चीजें मैं योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, तो उन सब चीजों ने भी मुझे आगे बढ़ने में मुझे बहुत सहायता की। अनुशासन मुझे सिखाया स्पोर्ट्स में,
योग ने मुझे बड़ी एनर्जी दी। तो ये सब चीजों ने मुझे मेरे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सहायता की। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ हमारी अभी योगी साहब के बारे में बात हो रही थी। योगी का मतलब होता है कि संसार छोड़ के आप ध्यान लगाना और जंगल में चले जाना, कुछ मठों में चले जाना या कहीं और चले जाना। पर योगी साहब का खाली योगी नहीं है, मुझे लगता है उनको राज योगी लगाना चाहिए, राज योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो तो राजा है वहां के। उनको तो राज योगी लगाना चाहिए, राजयोग है नहीं, मैं बता दूं, वो राजयोगी नहीं है, वो कर्म योगी हैं, वो जनता के समाज योगी हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुबह 4 बजे से अपनी वर्किंग शुरू करते हैं और बगैर थके काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो एक भाषण में उन्होंने कहा था, योगी और यूपी बहुत ही उपयोगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और वो ये सब कर्म योगी हैं। माननीय चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, ये सब कर्म योगी हैं। और आप देखिए, एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे आ गई थी, 303 सीटें, और एनडीए की 335 330 सीटें आ जाना लगभग, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं सर, नहीं बहुत जबरदस्त पॉइंट है। तो अग्रवाल जी एक चीज बताएं, पॉलिटिक्स के अलावा कोई मूवीज देखते हैं, कोई बाहर खाने का शौक रखते हैं क्या? मतलब सारा दिन पॉलिटिक्स ही होता है या कुछ रिलैक्स भी करते हैं आप? नहीं, देखिए मेरा जो दिनचर्या रहती है, सुबह उठ के मैं योगा करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, क्या देश दुनिया में चल रहा है। उसके बाद पब्लिक आती है, उनसे मिलता हूँ, उनके जो काम होते हैं उनको कराता हूँ। स्पोर्ट्स में भी थोड़ा टाइम देता हूँ, जो पार्टी के डिफरेंट आयाम्स आते हैं उनको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये सब के बाद अगर थोड़ा समय मिलता है तो कुछ देर परिवार के साथ बैठ गए। बाहर तो जाना नहीं हो पाता है, लेकिन घर के लोग बाहर का खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके कई बार मंगा लेते हैं। तो ठीक है, वो तो अमरजीत जी और मैं भी आ रहे हैं आपसे बहुत जल्दी मिलने। आपका कभी बिल्कुल, इट विल बी प्लेजर। और मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप दोनों के साथ रात्रि भोज या दोपहर का भोजन करूं। बिल्कुल निश्चित रूप से। अकेले जाके मूवी देखी जाए यार दोस्तों के साथ? नहीं, आप क्या है ना, जब आपको देश सेवा में आनंद आने लगता है तो ये कहानियों में फिर आनंद नहीं आता। आप फिर स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं फिर। बहुत आपसे एक सवाल पूछूंगा कि एक तो जो विपक्ष ने इकट्ठा होके INDIA इन टुकड़ों को इकट्ठा करके जो आपके समक्ष जो एक खड़ा कर दिया है कि भाई हम सब एक हैं और अगेंस्ट बीजेपी की खड़े होंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उसमें से इतने लोग हैं तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उसमें से? ये तो जवाब जो मुझे कहना था वो आपने स्वयं कह दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये तय नहीं है, किसको कितनी सीटें मिलेगी ये तय नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है वो तय नहीं है। नेशनल लेवल पे इकट्ठा होते हैं मोदी जी को हटाने के लिए। वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी, कांग्रेस के लीडर, ममता बनर्जी पे रोज कुछ ना कुछ कटाक्ष करते हैं, उनकी पॉलिसियों की जम के आलोचना करते हैं। कांग्रेस के लोगों में और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण चलता रहता है। कर्नाटक, केरला में कम्युनिस्ट और कांग्रेस आमने सामने हैं। तो ये कैसे संभव है कि आप एक स्टेट में तो जो है आमने सामने चुनाव लड़ें और लोकसभा में आप इकट्ठे हो जाएं। और मैं आपको बता दूं, पिछले बार भी जो 2019 में कई लोग इकट्ठा हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो वहां 2 बड़ी विपक्ष पार्टी थी, वहां कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है, दोनों लोकसभा चुनाव में साथ आए। दोनों मिलके उन्होंने लोकदल का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त किया, कांग्रेस का भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त किया। सारे जातिगत, सारे धर्म, हर कर्म उन्होंने किया।
लेकिन 80 में से मात्र 15 सीटें वो जीत पाए। एक सोनिया गांधी जी जीती थी, 64 सीट्स वहां पे आउट ऑफ 80 भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज देश की, प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। वो जानती है कि ये लोग गठबंधन, ये देश के विकास के लिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं, देश की आर्थिक प्रगति के लिए गठबंधन नहीं कर रहे। इनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, उसके बाद क्या करोगे ये तय नहीं है, फिर उसके बाद सर फटोफल करेंगे। भाई आप समझिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझिए, इनकी ये आगे आ गए, देन प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्या किनकी नीतियां होंगी? और आप देखिए 2009 से 2014 तक माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। उनका स्टेटमेंट अगर आप उस समय का देखें, कितनी हताशा और निराशा का था। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ऑफिशियल कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। और उस पीरियड में हिंदुस्तान में जितने घोटाले हुए, जितने स्कैम हुए, वो अपने आप में इतिहास है। आपको मैं एक और स्टेटमेंट याद दिला दूं। प्राइम मिनिस्टर बड़े मिस्टर क्लीन कह रहा है शुरू में, बाद में तो फिर क्या क्या हुआ, श्रीमान राजीव गांधी जी, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, जो उसको मिलना चाहिए 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपीज बीच में साफ हो जाता। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्लिक करते हैं बटन, 100 के 100 आदमी के खाते में जाते हैं। उनकी बड़ी दीर्घकालीन योजना है, जनधन खाते खुलवाए सबके, सबका उसको जो है कार्ड से, जो आधार कार्ड से उसको लिंक करिया। आज 1 रुपए की बदमाशी कोई नहीं हो सकती, सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जाता है, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर होता है। तो उन्होंने उस देश की बिल्कुल एक जो संस्कृति थी उसको बदल दिया है और आज देश प्रगति कर रहा है। अभी आज जो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े आए हैं, आने वाले साल में पूरे विश्व में सबसे तेज गति से अगर प्रगति होगी तो हिंदुस्तान की होगी। इट विल बी अराउंड 7%, सेकेंड विल बी चाइना समवेयर 4 something %। इतना गैप रहने वाला है। ये माननीय मोदी जी की नीतियों का प्रभाव है। आज हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स को प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं और बहुत अल्प काल में मोर देन 100 कंपनीज यूनिकॉर्न हो गई। यूनिकॉर्न मींस 100 CR प्लस उनका जो है वो टर्नओवर। तो ये माननीय मोदी जी ने जो एक काम करने की संस्कृति पैदा की है, निश्चित रूप से उसकी वजह से भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, नवीन जी। नहीं, बस मैंने कहा मजा आ गया अग्रवाल साहब आपसे बात करें। डॉक्टर साहब, अनबिलीवेबल। जाते जाते I will wait for you in Delhi. Yes, we both will be there. अमरजीत, आप लास्ट पूछ लीजिए। मैं डॉक्टर साहब, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है एज ए एजुकेशनिस्ट, पढ़ाई के उसमें भी रही, कॉलेज के उसमें रहा, आपने इंस्टीट्यूशन तैयार किया, इतने लोग वहां पर पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं उन डिप्लोमाज, उन डिग्रीज के बल पे। फिर आप पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आपने इतना काम किया और जैसा कि आपने कहा कि आपको तकरीबन सभी पार्टीज की तरफ से आपको सराहा गया और आपको सपोर्ट किया गया राज्यसभा की सीट के लिए। वो सब ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये बताएं कि ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई बात, ये सब काम करते हुए आपके दिल को छू गई हो, वो सुनाइए। इससे अपनी लाइफ जर्नी में। जी देखिए, मैं बताऊं, जैसे हिंदुस्तान में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं आयुष्मान कार्ड बनने के बाद भी जो अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाते। तो कई बार मैंने लोगों को, जैसे मैं हमारे जो हिंदुस्तान में स्वास्थ्य विभाग है उसकी अस्थायी समिति का सदस्य हूँ, तो कई बार जब मैं लोगों को अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा पाता हूँ, उनको मैं सपोर्ट कर पाता हूँ और जब वो ठीक होके आते हैं तो जो उनकी आंखों में खुशी होती है वो एक बहुत बड़ा, मतलब आपको जो सुकून देता है और जो आपको उस समय खुशी मिलती है आंतरिक, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाता। और दैट इज रियली
और वो मुझे और काम करने की प्रेरणा देता है। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच सर, और भगवान करे कि आप की लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें और काम करते रहें सर। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आपको हमारे थैंक यू, चैनल पर आने का।